हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान सागर इंस्टीट्यूट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स। तो ये जो टॉपिक है आपका फंडामेंटल राइट्स वाला, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दिया गया है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 आपके फंडामेंटल राइट से डील करते हैं। अब जब हम इसकी बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स, ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? So this concept of fundamental right has been taken from US Bill of Rights। यहां से हमने ये कॉन्सेप्ट बोरो किया है। ऑफ कोर्स नेसेसरी चेंजेस हैव बीन डन, उसके बाद ही हमने इसे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया है, बट द बेसिक आइडिया वाज टेकन फ्रॉम यूएस। अगर हम इसके बात करें, फंडामेंटल राइट्स बेसिकली हमें चाहिए क्यों थे? What was the need to add them in the constitution? The first one was all round development। आप देखिए, अगर हम बात करें, हमारे फंडामेंटल राइट्स आपको दिए गए हैं सो दैट किसी भी इंडिविजुअल का फुल डेवलपमेंट हो सके। अगर फंडामेंटल राइट्स नहीं होंगे तो हम अपना डेवलपमेंट सिक्योर नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपका पॉलिटिकल जस्टिस हम इसी वजह से सिक्योर कर पा रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स इंश्योर कि आपका पॉलिटिकल जस्टिस सिक्योर रहे। अपार्ट फ्रॉम इट देयर इज वन मोर, दैट इज सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। ये आपके फंडामेंटल राइट सिक्योर नहीं करते हैं। दे हैव बीन सिक्योर्ड बाय डीपीएससी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। ये है आपके, ये इंश्योर करते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल का सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैम्पर नहीं होना चाहिए, जस्टिस उनको मिले। एंड पॉलिटिकल जस्टिस ये आपके फंडामेंटल राइट्स के थ्रू हमने प्रोटेक्ट किया हुआ है। अगर हम इनके फीचर्स की बात करें कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, इनके क्या फीचर्स हैं, तो देखिए, सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल while DPSPs are not। फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सिएबल, इसका मतलब है कि अगर कोई भी आपका फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज करता है, बी इट स्टेट, चाहे वो आपका स्टेट ही क्यों ना हो, तो आप उसके लिए कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स के इन्फ्रिंजमेंट आपको राइट प्रोवाइड करता है कि यू कैन डायरेक्टली मूव टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 226 आप रिट फाइल कर सकते हैं फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब यहाँ जब हम इसकी बात करते हैं एनफोर्सेबल, तो दूसरा फीचर यहीं से आपका आ जाता है, दैट इज इट अगेंस्ट स्टेट। इंडिविजुअल एंड स्टेट, फंडामेंटल राइट्स आपके स्टेट के लिए भी एनफोर्सेबल है, स्टेट के अगेंस्ट आप इनको एनफोर्स करवा सकते हैं। तीसरी चीज जो आपको याद रखनी है, दैट इज दे आर नॉट एब्सोल्यूट। क्या फंडामेंटल राइट आपके एब्सोल्यूट है? द आंसर विल बी नो। आपको पेपर में आ सकता है, आर फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट? द आंसर वुड बी नो। रीजन बीइंग कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैव बीन इम्पोज्ड ऑन एवरी इंडिविजुअल, और तभी आपके फंडामेंटल राइट्स को हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। फंडामेंटल राइट्स आर रिस्ट्रिक्टेड एंड नॉट एब्सोल्यूट। इसके अलावा जो आपको यहाँ पे बात करनी है, फोर्थ पॉइंट, इट एक्ट्स एज अ चेक ऑन स्टेट पावर। देखिए, स्टेट की पावर के ऊपर किसी को तो चेक एक्सरसाइज करना था, तो फंडामेंटल राइट्स एक्सरसाइजेस अ पॉजिटिव चेक ऑन द स्टेट रूल मेकिंग पावर। अगर कोई भी ऐसा राइट आपका आ जाता है जो फंडामेंटल राइट्स एब्रिज कर रहा है, वायलेट कर रहा है, तो उसे हम नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देते हैं। फिफ्थ पॉइंट जो आपका फीचर रहने वाला है, दैट इज सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी। अब देखिए, इमरजेंसी के टाइम पे आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। तो क्वेश्चन आपका एमसीक्यू एक यहां से भी आ जाता है, क्या फंडामेंटल राइट्स इमरजेंसी में सस्पेंड हो जाएंगे? द आंसर विल बी यस। आपका जो एक आर्टिकल है जो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है, दैट इज आर्टिकल 19। जैसे ही इमरजेंसी डिक्लेयर होगी, जैसे ही नेशनल इमरजेंसी आपकी डिक्लेयर हुई, वैसे ही आपका आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाएगा।
उसी टाइम आपका आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कौन से ऐसे दो आर्टिकल्स हैं जो सस्पेंड ही नहीं होते, दैट मींस एक्सेप्शंस की हम बात कर रहे हैं। व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू इट, दैट इज आर्टिकल 20 एंड 21। ये दो वो आर्टिकल हैं जो कभी भी आपके सस्पेंड नहीं होंगे, इवन एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी ये कभी भी आपके सस्पेंड नहीं होंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए जब हम आगे पहुंचेंगे तो हम अब फंडामेंटल राइट्स की तरफ जाते हैं। ओरिजिनली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे, 7 फंडामेंटल राइट्स। लेकिन 44th अमेंडमेंट, अमेंडमेंट्स प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। आप मुझे आप में से कोई बता सकता है कि 44th अमेंडमेंट हम कब लेकर आए थे? 44th अमेंडमेंट 1978 में आपकी आई थी। इसमें हम बात करते हैं कि आपके जो 7 फंडामेंटल राइट्स थे इसमें से एक फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19(1)(f) एंड आर्टिकल 31, ये दोनों आपके डील करते हैं राइट टू प्रॉपर्टी से। इन दोनों को हमने यहां से हटा दिया और इनको आर्टिकल 300 में ऐड कर दिया एज अ लीगल राइट। अर्लियर राइट टू प्रॉपर्टी यूज टू बी अ फंडामेंटल राइट, लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद आफ्टर 44th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमने आपके फंडामेंटल राइट ऑफ प्रॉपर्टी को फंडामेंटल हटा के उसे 300 आर्टिकल में लीगल राइट बना दिया है। इसके अलावा अब हम फंडामेंटल राइट्स को स्टार्टिंग से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है आर्टिकल 12। एज आई सेड वी आर गोइंग टू डिस्कस आर्टिकल 12 to 35। तो सबसे पहला आर्टिकल हमारा है आर्टिकल 12। इट डिफाइंस स्टेट। The term state in Article 12 has been defined for the purpose of fundamental rights only. Fundamental rights के interpretation के लिए यहाँ पे state word को define किया गया है। इसमें आपके state word की अगर हम बात करते हैं तो 4 चीजें हम यहाँ पे cover करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले आपका आ जाता है legislature and executive of union। दूसरा आपका है legislature and executive of state, all local and other authorities। देखिए सेम है, 4th और 3 सेम है। एक में लिखा हुआ है विद इन इंडिया, विद इन इंडिया, और दूसरा है अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये चीजें हैं, ये आपका स्टेट है। लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव, यूनियन एंड स्टेट का, हम यूनियन गवर्नमेंट की भी बात करें, स्टेट की भी बात कर रहे हैं। लोकल अथॉरिटीज, अदर अथॉरिटीज एंड व्हाट आर लोकल अथॉरिटीज? ये आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं, पंचायत, आपके जल बोर्ड्स, ये जो आप बसेस में बैठते हैं, पीआरटीसी की बसेस हो गई, आपकी चंडीगढ़ ट्रांसपोर्टेशन वाली जो बसेस हैं वो सारी आपकी इसी में आती, द अथॉरिटीज रन बाय गवर्नमेंट। जो हमारे पास अगला क्वेश्चन इसी टॉपिक से अराइज होता है वो है जुडिशरी। क्या आपका जुडिशरी स्टेट में आता है? क्वेश्चन मार्क। क्या आपका जुडिशरी स्टेट में आता है या नहीं आता है? देखिए इसके लिए हम जो केस डिस्कस करने वाले हैं वो आपका होगा AR एंतुले वर्सेस RS नायक, अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। इस पे इन्होंने इस कंफ्यूजन को दूर कर दिया कि जुडिशरी आपके स्टेट में आता है या नहीं आता है। जब हम बात करते हैं, इन्होंने बोला कि जब आपके नॉन जुडिशियल, जब जुडिशरी आपके नॉन जुडिशियल फंक्शन कर रही होगी और जब जुडिशरी जुडिशियल फंक्शन कर रही होगी, देखिए जब नॉन जुडिशियल है तब तक स्टेट है, और जब जुडिशियल फंक्शन है तब वो स्टेट नहीं है।
जुडिशरी को हम स्टेट नहीं कहेंगे if judiciary is performing judicial functions, whereas if judiciary is performing some non-judicial functions, then judiciary can come under the ambit of the word state as it has been defined under Article 12 of the Indian Constitution. यानी कि जुडिशरी का एक्सप्लिसिटली कहीं पर भी मेंशन नहीं है आर्टिकल 12 में, बट इफ इट परफॉर्म्स नॉन जुडिशियल फंक्शंस तो इसे हम स्टेट में कवर करेंगे, अदरवाइज ये आपका स्टेट में कवर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 13 की तरफ। आर्टिकल 13 देखिए, सम ऑफ यू जिन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन को पहले पढ़ लिया है उन्हें पता होगा कि आर्टिकल 13 को हम जुडिशियल रिव्यू के नाम से भी जानते हैं। जुडिशियल रिव्यू, ऑल्दो द वर्ड जुडिशियल रिव्यू ये आपके एक्सप्लिसिटली आर्टिकल 13 में कहीं पर भी नहीं लिखा है, बट एज द इंटरप्रिटेशन गोस फिर भी हम इसको यहाँ पे कवर करवा देते हैं आपका। आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू। अगर हम आर्टिकल 13 की बात करें तो देखो आर्टिकल 13 के दो पार्ट्स हैं, आर्टिकल 13 क्लॉज 1, आर्टिकल 13 क्लॉज 2। जब हम क्लॉज 1 की बात करते हैं, इट टॉक्स अबाउट प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉस, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉस। दूसरा है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉस। देखिए बड़ा आसान है ये, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल। इसमें इन्होंने कहा गया प्री कॉन्स्टिट्यूशनल वो लॉज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एनफोर्समेंट में आने से पहले के बने हुए हैं, वो लॉज अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स, यानी कि फंडामेंटल राइट्स नहीं, हम कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड यूज करेंगे, अगर वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, मेनली फंडामेंटल राइट्स के, अगर वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो उन्हें हम नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। सिमिलरली पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज में हमने रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की है कि अगर गवर्नमेंट ऐसा कोई लॉ बनाता है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेटिव है, फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेटिव है, तो जुडिशरी उस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। इसीलिए हम इसे जुडिशियल रिव्यू के नाम से भी जानते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वो आपके हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास ही होती है। हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट बोथ कैन एक्सरसाइज देयर पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड कैन डिक्लेयर एनी जजमेंट, लॉ, बेसिकली डायरेक्शन, ऑर्डर अनकॉन्स्टिट्यूशनल इफ इट इज वॉयलेटिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल राइट्स। तो ये आपका आर्टिकल 13 है। अब आर्टिकल 13 को कंप्लीट करने के लिए हमें इसमें एक आपकी डॉक्ट्राइन डिस्कस करनी पड़ेगी। देखिए जो इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, दैट वुड बी डॉक्ट्राइन ऑफ सवेरेबिलिटी। सवेरेबिलिटी इज इंग्लिश वर्ड जिसका मतलब होता है टू सेपरेट, टू सेपरेट। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, इसमें जो केस हम डिस्कस करने वाले हैं डॉक्ट्राइन ऑफ सवेरेबिलिटी वाले, इसमें हमें दो केसेस देखने पड़ेंगे। पहला यहाँ पे आपका आ जाएगा FN बंसारा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये पहला केस रहेगा आपका। दूसरा आपका केस जो है वो है AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। देखिए सिंपल सी बात है, इस डॉक्ट्राइन में, इन दोनों केसेस में सिर्फ यही चीज डिस्कस की गई है कि अगर हम किसी भी लॉ की बात करते हैं, उस लॉ के दो पार्ट्स हैं। एक ऐसा पार्ट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेटिव पार्ट है, रिपग्नेंट पार्ट बेसिकली, एक वो पार्ट विच इज वेरी मच वैलिड और उसे बिल्कुल भी हमें डिलीट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम पूरे के पूरे लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं करेंगे। वी विल हैव टू चेक, हमें चेक करना है कि क्या वो रिपग्नेंट पार्ट जो है उसे सेवेयर किया जा सकता है, उसे सेपरेट किया जा सकता है। अगर उसे हम सेपरेट कर देते हैं और उसके बाद भी हमारा लॉ बिल्कुल वैसे ही चल जाता है, वैलिड रह जाता है, उसका कुछ इंपॉर्टेंस, रेलेवेंस बच जाता है, तो पूरे के पूरे लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हम नहीं करेंगे। हम उस रिपग्नेंट पार्ट को वहां से सवेयर कर देंगे डॉक्ट्राइन ऑफ सवेरेबिलिटी लगा के, और जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो आपका वैलिड रह जाएगा। ये जो सवेरेबिलिटी वाला प्रोसीजर है आपका, ये बहुत सारे प्रोविजंस में आपको देखने को मिल सकता है। इसके लिए आप
डिस्कस कर सकते हैं आपके आईपीसी के कुछ सेक्शंस भी, जैसे 377, जिसमें हमने एक पार्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल और दूसरे पार्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसको हम बाद में इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। अभी जो हमारा एक और टॉपिक यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, दैट वुड बी आर्टिकल 14। आर्टिकल 14, ये सबको पता है, आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी। देखिए हम दो तरीके की इक्वालिटी की बात करते हैं यहाँ पे, इक्वालिटी बिफोर लॉ, और दूसरा है आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। अगर आप इस वीडियो को रिवीजन के पर्पस से देख रहे हैं तो प्लीज मुझे बताएं, थोड़ा सोचें और याद करने की कोशिश करें, व्हाट इज इक्वालिटी प्रिंसिपल। इक्वालिटी का प्रिंसिपल क्या है वो ही यहाँ पे लिखेंगे हम। इसका मतलब होता है ट्रीट इक्वल्स अलाइक। ये आपने इक्वालिटी प्रिंसिपल में पढ़ा होगा, ट्रीट इक्वल इक्वली एंड अनइक्वल डिफरेंटली। ये आर्टिकल, ये इक्वालिटी का आपका प्रिंसिपल है, ट्रीट इक्वल इक्वली एंड अनइक्वल डिफरेंटली। तो ये आपका, जब हम बात करते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसको हम रूल ऑफ लॉ के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब होता है कि एवरीबडी इज इक्वल इन आईज ऑफ लॉ। कानून के सामने सब बराबर हैं, बी इट एनी प्राइम मिनिस्टर, बी इट एन कॉमन पर्सन, कोई भी है, दोनों बराबर हैं। अगर एक ऑफेंस किसी एक हायर डिग्नेटरी ने किया है और एक ऑफेंस किसी कॉमन मैन ने किया है तो दोनों को सेम ही पनिशमेंट मिलेगी। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की जब हम बात करते हैं, इसमें इन्होंने बोला कि वी शुड ट्रीट इक्वल्स अलाइक एंड दोज पीपल हु आर अनइक्वल और डिफरेंट वी कैन से, तो we have to treat them differently. For example, we cannot treat a child and सीनियर सिटीजन इक्वल, दोनों अलग है। सीनियर सिटीजन आपका बिल्कुल अलग है और आपका एक चाइल्ड जो है वो बिल्कुल अलग है। दोनों में एज बार बहुत ज्यादा है, एज गैप बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे हम बार लगाएंगे कि इनको इक्वल ट्रीट किया ही नहीं जा सकता, तो इनको हमें इक्वल ट्रीट नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपको पूछा जाए कि जब हम शादी की एज की बात करते हैं तो लड़कों की एज जो है वो 21 है और लड़कियों की जो एज है वो 18 है, तो आप मुझे बताएं क्या ये हमारे इस इक्वालिटी प्रिंसिपल को वॉयलेट करता है कि हम यहाँ पे इक्वालिटी नहीं ला पा रहे हैं? तो आंसर इसका नो होगा। ये इक्वालिटी प्रिंसिपल को वॉयलेट नहीं कर रहा है, ये इक्वालिटी ही है। एज वी डिस्कस, ट्रीट इक्वल इक्वली एंड अनइक्वल डिफरेंटली। यहाँ पे दोनों के मेच्योरिटी लेवल की वजह से हमने डिफरेंसेस लगाए हैं, तो ये एज गैप जो इनमें डाला गया है ये बिल्कुल वैलिड है और इक्वालिटी प्रिंसिपल को बिल्कुल खराब नहीं करता है। Whereas if it disallowed a wedding on the basis of caste or gender, for example a boy of certain community and a girl of different community, इन दोनों की शादी को हम डिनाई कर देते हैं because they belong to a different कम्युनिटी, तो ये आपका आर्टिकल 14 का वायलेशन होगा। वी कैन नॉट डू इट, ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आई होप आप सबको ये वाली चीजें समझ में आ गई हैं। ये हमारा पार्ट 1 है वीडियो का जिसमें हमने ये सारी चीजें डिस्कस की हैं। अगला जो इसके आगे वाले प्रोविजंस हैं 15 से लेकर के 35 वाले, ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू वांट मी टू मेक अ न्यू वीडियो एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड।